दोस्तों, मैं कौविक मालवीय आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक होगा कांग्रेस की स्थापना। आज हम सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस कैसे और किस प्रकार से बनी और परिस्थितियां क्या रही। आने वाले समय में हिंदुस्तान के अंदर स्वतंत्रता आंदोलन का क्या परिदृश्य रहेगा और हिंदुस्तान का स्वतंत्रता आंदोलन कैसे कैसे आगे बढ़ेगा, एक एक चर्चा हम करने वाले हैं। लेकिन ध्यान रहे, हम चर्चा करेंगे सिर्फ ओरिएंटेड टू एग्जाम, न कि किसी टॉपिक पर हमें रिसर्च करना है। ये बार बार मैं आपको बताता आ रहा हूँ। हमें सिर्फ कंपटीशन एग्जाम क्रैक करना है, हमें बबल्स राइट करने हैं, हमें गोला राइट करना है, न कि किसी टॉपिक पर रिसर्च करना। देखिए, आप भी जानते हो कि भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, जिसे हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कह सकते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे हम सीधे शब्दों में, हम साधारण शब्दों में इस्तेमाल करते हैं कि भारत पर अंग्रेजों का राज था, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत पर ब्रिटेन का राज था, ब्रिटिश राज था। तो ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक पर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन क्यों कर रही थी, क्या चाहिए था उससे भारत से। देखिए, भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन करने का मूलतः उद्देश्य था धन। भारत पर 1757 से लगाकर 1947 तक 190 साल तक ब्रिटिश शासन रहा। इन 190 सालों के अंदर ब्रिटेन का उद्देश्य ये भारत पे कतई नहीं रहा कि भारत पर उन्हें शासन करना था। उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ये था कि वह भारत से अधिक धन कमा सके, मुनाफा कमा सके। आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए कि धन या मुनाफा कहां से आएगा? जनता से, क्योंकि धन तो जनता का ही होता है, पैसा तो जनता का ही है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या भारत से जो धन कमाया या धन कमाती थी, तो क्या वो डायरेक्ट जाकर जनता से वसूलती थी? नहीं। क्या जनता से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई कनेक्शन था? नहीं, सीधा कोई कनेक्शन नहीं था। और वैसे भी अगर देखा जाए तो जनता और ब्रिटेन का, भारतीय जनता और ब्रिटेन का आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं था। चाहे वह सांस्कृतिक रूप से देखें, भाषाई रूप से देखें या एजुकेशन के रूप में देखें, कोई कनेक्शन नहीं था ब्रिटेन और जनता का। इसलिए ब्रिटिश कंपनी ने इसके बीच में मीडिएटर रखा, जमींदारों को, जागीरदारों को या स्थानीय राजाओं को, स्थानीय शासकों को। मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनियों की सीधी संधियां किसके प्रति थी? राजाओं से, जमींदारों से, जागीरदारों से। और जनता से धन कौन वसूलते थे? यही राजा, जमींदार या जागीरदार। अब इस कंडीशन के अंदर कोई समस्या आती है तो जनता की नजर में मुजरिम कौन होगा? देखिए, अगर मैं किताबी भाषा से आपको समझाने जाऊं तो शायद आपको मुश्किल से समझ में आएगा कि भारत पर किस तरह से ब्रिटिश रूल काम करता था। मैं आपको मेरी लैंग्वेज में समझा देता हूं। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश शासन का मूल उद्देश्य था भारत से अधिक मुनाफा कमाना, धन कमाना। मान लो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 100 रुपए चाहिए, तो वो जमींदारों और जागीरदारों से क्या कहेंगे? 500 रुपए लाओ। ठीक है, जमींदार, जागीरदार और राजा लोग जनता से कितना वसूलेंगे? 1000 रुपए। अब मुझे बताइए, सीधे सीधे जनता की नजर में मुजरिम कौन हुआ? राजा या जमींदार या जागीरदार? तो आपने देखा होगा कि जनता ने जो जमींदारों और जागीरदारों के विरुद्ध जो आंदोलन किया, उसे हम किसान आंदोलन या मजदूर आंदोलन के तौर पर देखते हैं। किसान आंदोलन या मजदूरों ने जो आंदोलन किया था, वह ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ नहीं किया था, ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ नहीं किया था, वो किया था स्थानीय जमींदारों और जागीरदारों के खिलाफ। ठीक है, और आपको भी पता है, इससे पहले वाले मैं टॉपिक में बता चुका हूं
कि जमींदारों और जागीरदारों और राजाओं की जमीनें हड़पी गई। इसलिए जमींदारों और जागीरदारों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध आवाज उठाई, जिसे हम कहते हैं 1857 की क्रांति। आपको पता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉर्ड डलहौजी की जो नीति थी, राज्य हड़प की नीति, उसके तहत जमींदारों और जागीरदारों की जमीनें हड़पी गई। तो क्या आने वाले समय में जमींदार या जागीरदार कंपनी का साथ देंगे? नहीं। तो 1857 की क्रांति कंप्लीट होने के बाद 1858 भारत शासन अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र भी कहते हैं। महारानी विक्टोरिया ने देखा कि इस तरह से जैसा 1857 में हुआ ब्रिटिश कंपनी की कुछ गलतियों की वजह से, अगर आने वाले समय में भी ऐसा होता रहा तो भारत पर हम लंबे समय तक शासन नहीं कर सकते, भारत का लंबे समय तक आर्थिक शोषण हम नहीं कर सकते। इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार समाप्त कर दिए महारानी विक्टोरिया ने और सीधे सीधे भारत पर क्राउन का शासन लागू कर दिया। यानी भारत पर अब सीधा सीधा शासन क्राउन यानी ताज का होगा, यानी महारानी का होगा शासन, यानी भारत सीधा ब्रिटेन के अंडर में आ गया। ठीक है। साथ ही साथ जो गवर्नर जनरल कहलाता था, गवर्नर जनरल अब वायसरॉय कहलाएगा। ठीक है। भारत के ऊपर से कंपनी के अधिकार समाप्त कर दिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके अधिकार समाप्त कर दिए और सीधा सीधा ब्रिटिश क्राउन का शासन लागू कर दिया है। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब मुझे बताइए, अब राजा जमींदार और जागीरदार तो साथ देंगे नहीं ब्रिटेन का, अब सीधा ब्रिटिश शासन है भारत पर, तो ब्रिटिश रूल का साथ अब राजा जमींदार और जागीरदार नहीं देने वाले हैं। तो क्या ब्रिटिश शासन यानी महारानी क्या सीधा जनता से जाकर धन वसूलेगी? वही वाली समस्या। अगर साधारण शब्दों में मैं जैसे समझा रहा हूं उस प्रकार से समझाना चाहूं तो वही वाली समस्या कि क्या जनता से और महारानी के बीच में कोई कम्युनिकेशन है? क्या अंग्रेजों और जनता के बीच में कोई कम्युनिकेशन है? नहीं। इसलिए महारानी विक्टोरिया ने भारत के 1885 के आसपास एक वायसरॉय था जिसका नाम था लॉर्ड डफरिन। भारत का वायसरॉय लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन को महारानी विक्टोरिया ने यह आदेश दिया कि वह बीच में कुछ ऐसा समूह तैयार करे, यानी ब्रिटिश शासन और जनता के बीच में एक मीडिएटर, एक ऐसी चीज डाले जो एक सेफ्टी वॉल्व का काम करे। सेफ्टी वॉल्व का काम करे जिसे बाद में तड़ित चालक भी कहा गया। इन शब्दों पे ध्यान देना, सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस क्या है। ठीक है, एक सेफ्टी वॉल्व का काम करे, एक तड़ित चालक का काम करे। क्या होता है सेफ्टी वॉल्व और तड़ित चालक, जरा उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, पानी का जो पाइप होता है, ठीक है, उसके बीच में एक वॉल्व लगा हुआ होता है। ठीक है, जब पानी का बहाव कम या तेज करना हो या एकदम से बंद करना हो, अब चलती हुई पाइपलाइन को एकदम से तो मेन जगह से तो नहीं रोक सकते। मान लो एक शहर से दूसरी तरफ पाइपलाइन जा रही है, तो आप सोचो कि किसी उस शहर में जहां जा रही है उस शहर में सप्लाई न करके दूसरे शहर में करनी हो, तो क्या जहां से पानी आ रहा है डायरेक्ट वहां से बंद करेंगे? एक बीच में वॉल्व लगा होता है, वहां से बंद कर लेते हैं, दूसरे का वॉल्व चालू कर लेते हैं। तड़ित चालक
जिसे आप सीधे सीधे शब्दों में फ्यूज तार कह सकते हैं। आपके घरों के अंदर भी फ्यूज तार होता होगा। जब लाइटें कम या तेज हो जाती है, ठीक है, ऐसे समय में घर के सारे इंस्ट्रूमेंट ना उड़ जाए, बिजली जल ना जाए, तार जल ना जाए, इसलिए एक फ्यूज तार लगाया जाता है। ज्यादा लाइट आती है तो एकदम से फ्यूज उड़ जाता है, ठीक है। तो महारानी चाहती थी कि बीच में कुछ ऐसा सेफ्टी वॉल्व या तड़ित चालक यानी फ्यूज डाला जाए। अगर कोई प्रॉब्लम हुई यानी जनता को कोई समस्या हुई तो सीधा सीधा असर किसके ऊपर पड़ेगा? फ्यूज तार के ऊपर। यानी लाइट ज्यादा आ गई तो उड़ेगा कौन? फ्यूज तार, ठीक है। इसलिए डफरिन को कहा गया था कि बीच में कुछ ऐसा डालो जो ब्रिटिश शासन और जनता के बीच मीडिएटर के रूप में काम करे। इसलिए लॉर्ड डफरिन ने आयरलैंड समझ लेते हैं ये आयरलैंड क्या है। देखिए, यूनाइटेड किंगडम यूके, इस यूनाइटेड किंगडम के अंदर 4 देश आते हैं। ये 4 देश हैं। इंग्लैंड, राजधानी है लंदन। नॉर्थ आयरलैंड, राजधानी है डबलिन। स्कॉटलैंड, राजधानी है बेलफास्ट। एंड वेल्स, राजधानी है कार्डिफ, ठीक है। ये चारों देश मिलाकर यूनाइटेड किंगडम बनते हैं, ठीक है। एक यूनियन टेरिटरी है। आपको भी पता होगा इंग्लैंड का झंडा रेड कलर का प्लस है। क्या इस झंडे ने हिंदुस्तान पर शासन किया? नहीं। आयरलैंड का झंडा जो है वह रेड कलर का क्रॉस है। क्या इस झंडे ने शासन किया? नहीं। स्कॉटलैंड का झंडा जो है वह व्हाइट कलर का क्रॉस है और ब्लू कलर का ये वाला पोर्शन है। क्या इस झंडे ने शासन किया? नहीं। स्कॉटलैंड का झंडा जिसमें रेड कलर का प्लस है और बीच में व्हाइट धारी है, क्या इस झंडे ने शासन किया? नहीं। इन चारों झंडों को मिक्स करते हैं तो ऐसा झंडा बनता है। इस झंडे ने शासन किया। यानी भारत पर 190 साल तक 1757 से 1947 190 सालों तक यूनाइटेड किंगडम ने शासन किया और यूनाइटेड किंगडम के लोगों को ब्रिटिश कहा जाता है। ये सारे ब्रिटिश हैं, ठीक है। और इंग्लैंड वाले सिर्फ इंग्लिश हैं, हिंदी में बोले तो अंग्रेज है। आयरलैंड वाले आयरिश हैं, स्कॉटलैंड वाले स्कॉटिश हैं और वेल्स वाले वेल्सीज हैं और चारों मिलाकर कहलाते हैं ब्रिटिश। इन चारों देशों की जो हेड है वह महारानी विक्टोरिया थी और अभी है महारानी एलिजाबेथ सेकंड, ठीक है। तो ये चारों देश मिलाकर ब्रिटेन कहलाते हैं, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। तो लॉर्ड डफरिन ने ग्रेट ब्रिटेन का एक हिस्सा आयरलैंड का एक पक्षी वैज्ञानिक था जिसका नाम था एलन ऑक्टेविन ह्यूम, जिसे आप शॉर्ट में हमेशा A.O. ह्यूम कहते हैं। उसकी एक थ्योरी ली, उसका एक सिद्धांत लिया। उसकी एक थ्योरी थी और वो थ्योरी ये थी
कि ऐसे लोगों का समूह बनाया जाए, लोगों का समूह भारत में ढूंढा जाए। लोगों का समूह, ये जो शब्द है इसको फ्रांसीसी भाषा में कहते हैं कांग्रेस। यानी कांग्रेस एक फ्रांसीसी वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है कांग्रेस, हिंदी में अर्थ होता है लोगों का समूह। फ्रेंच वर्ड है जिसका हिंदी में अर्थ होता है लोगों का समूह। आयरलैंड के पक्षी वैज्ञानिक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की थ्योरी थी कि ऐसे लोगों का समूह ढूंढा जाए जो रंग और रूप में तो भारतीय हो लेकिन दिल से अंग्रेज हो। मेरे कहने का यहां तात्पर्य यह है कि ऐसे लोगों का समूह ढूंढा जाए जो जनता की पसंद के लोग हो, जिन्हें जनता बहुत चाहती हो लेकिन उन्हें ब्रिटिश शासन अच्छा लगता है। ठीक है, तो बीच में डाली गई कांग्रेस, एक फ्यूज तार, एक तड़ित चालक के रूप में डाली गई। ऐसे लोगों का उसमें समूह था, यानी ऐसे लोग थे जो अंग्रेजों के काफी भक्त थे, उन्हें ब्रिटिश शासन अच्छा लगता था। उन्हें लगता था कि अंग्रेज ना होते तो हिंदुस्तान में रेल ना आती, तार ना आता, हिंदुस्तान का विकास ना होता, सामाजिक कुरीतियों का अंत ना होता। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता था। ठीक है, वो जनता की पसंद के लोग थे लेकिन वास्तव में वह ब्रिटिश भक्त थे। ठीक है, यही है कांग्रेस की असलियत और कांग्रेस की स्थापना के पीछे का मूल उद्देश्य। सवाल बहुत कुछ घेरे जा सकते हैं इस वाले टॉपिक से। अब कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, इसकी सबसे पहली बैठक हुई थी, पहली मीटिंग हुई थी 1885 ईस्वी 28 दिसंबर को बंबई के गोकुल कृष्ण तेजपाल स्कूल में। आजकल यह एक महाविद्यालय बन चुका है। गोकुल कृष्ण तेजपाल कॉलेज या स्कूल में सबसे पहली बैठक हुई थी कांग्रेस की 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, और इसके सबसे पहले अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिन्हें बीसी बनर्जी भी कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, ये थी कांग्रेस की स्थापना और कांग्रेस की शुरुआत। ठीक है, अब कांग्रेस कैसे कैसे आगे बढ़ी और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन कैसे आगे बढ़ा वो देख लेते हैं। देखिए, अभी अभी मैंने कहा कि कांग्रेस एक तड़ित चालक है, सेफ्टी वॉल्व है, फ्यूज तार है। अगर बीच में कोई जनता की ओर से गड़बड़ हुई, मतलब आप समझे कि ब्रिटिश शासन, उद्देश्य जनता से धन ऐंठना, बीच में है कांग्रेस। कांग्रेस एक पार्टी नहीं, एक मंच है। अगर ब्रिटिश शासन को भारत में कुछ नियम कायदे लागू करने हैं तो वो कांग्रेस के मंच के जरिए जनता तक पहुंचाएंगे, और जनता को कोई आवाज उठानी है तो वो कांग्रेस के मंच के जरिए उठाएंगे। अगर बीच में कोई जनता की नजर में गड़बड़ी होती है, खामी आती है, तो सीधे सीधे जनता की नजर में खराब कौन होगा? कांग्रेस। तो ये था कांग्रेस की असलियत। अब कांग्रेस की भूमिका कैसी रही वो भी देख लेते हैं जरा। कांग्रेस की भूमिका को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला समय है 1885, जब से स्थापना हुई तब से 1905 तक।
दूसरा समय है कांग्रेस की भूमिका का समय है 1905 से लगाकर 1919 तक, और तीसरा समय है 1919 से 1947 तक। ये 3 समय को हम डिवाइड कर लेते हैं कांग्रेस की भूमिका को, जिसको हम लेना चाहेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।